मैं एक बंगले में मुलाजमत करती थी। मेरा काम घर के मुलाजमीन से काम करवाना और घर की सफाई चेक करना और मालकिन के लिए खाना बनाना था। मैं जिस घर की मुलाजमत करती थी वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस घर में सिर्फ 2 ही फर्द रहते थे और दोनों ही उम्र रसीदा थे। बीवी बिजनेस संभालती थी, सुबह जाती शाम को घर लौटती थी और मियाँ कोमा में थे और बिस्तर पर पड़े रहते थे। डॉक्टर का कहना था कि वो सुन सकते हैं पर बोल नहीं सकते, ना ही कुछ और कर सकते हैं। एक तरह से वो जिंदा लाश थे। बाकी घर में मुलाजमीन की भरमार थी, हर चीज़ के लिए एक अलग मुलाजमा थी और हर मुलाजिम अपने पूरे घर बार के साथ बंगले पर बसा हुआ था। मेरी मालकिन ने मुझे भी कहा कि मैं शोहर के साथ यहाँ रह जाऊं, पर मैंने सहूलत से इनकार कर दिया। मुझे हैरत होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि मुलाजमीन को अपने घर जमा रखती हैं। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरी वहाँ की एक मुलाजमा से बात हुई और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो, क्या तुम्हें यहाँ रहने में मसला नहीं होता? तो उसकी बात सुनते ही मेरा मुंह सदमे से खुल गया जब वो बोली कि आप यहाँ 1 महीना काम करें, कुछ ना कुछ करके मालकिन ऐसे असबाब पैदा कर देंगी कि आप यहाँ रहने पर मजबूर हो जाएंगी। मैं उसकी बात सुनते ही खौफजदा हो गई कि वो ऐसा क्यों करती हैं, क्यों लोगों को जबरदस्ती अपने पास रखती हैं। मैंने घर जाकर अपने शोहर को बताया और कहा, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रही हूँ। उस घर में सब कुछ बहुत अजीब होता है। पर मेरे शोहर ने मेरी बात से इनकार कर दिया और कहा, तुम वही नौकरी करोगी। मैं मजबूर होकर वही नौकरी करने लगी। पहले मैं अपना काम करके घर आ जाती थी, लेकिन फिर मेरी मालकिन ने कहा कि मेरे आने के बाद जाया करो ताकि फिर उनके पीछे कोई और ऊंच नीच ना हो। मैं मान गई, लेकिन फिर मेरी मालकिन अजीब सी हरकतें करने लगी। वो मुझे अपने आने के बाद भी ना जाने देती। कभी मुझे कहती खाना बना के जाना, कभी कहती मेरे हाथ का खाना खाकर जाओ, कभी मुझे ज़बरदस्ती बिठाकर बातें करने लगती। मुझे असल झटका तो तब लगा जब एक दिन वो नौकरी से वापस आई और मुझसे बातें करने लगी। फिर मुझे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। रात बढ़ गई तो मुझे घर पर ही रुकने का कह दिया। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इनकार किया तो वो मुझसे इसरार करने लगी, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और उठ खड़ी हुई। फिर मुलाजिम के साथ उन्होंने मुझे घर भिजवा दिया। दूसरी तरफ मैं जब नौकरी छोड़ने का बोलती, मेरा शोहर मुझे डांट देता और कहता, इतनी अच्छी नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे लालच दी और कहा कि वो मेरे घर का पूरा खर्चा उठाएंगी, मैं अपने घर बार के साथ उनके पास आ जाऊं। मैंने उस दिन 2 टोक मना कर दिया और कहा कि अगर आपने मुझसे दोबारा ऐसी बात की तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात ना की। उनके घर में एक और चीज बहुत अजीब थी, उनके बराबर वाला कमरा हमेशा लॉक्ड रहता था। उधर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई उधर जाता भी तो मालकिन उस पर बहुत गुस्सा करती। एक बार एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई ही थी जब मालकिन ने उसे बाहर निकाला और थप्पड़ मारकर उसका मुंह लाल कर दिया। मेरी मालकिन का चेहरा भी जर्द था। मुझे बहुत तजस्सुस था कि उस कमरे में ऐसा क्या है, क्यों मेरी मालकिन उस कमरे को बंद रखती हैं। लेकिन इतने तजस्सुस के बावजूद मेरी उस कमरे को खोलने की हिम्मत ना हुई। मुझे अब उस पूरे घर से ही खौफ आने लगा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि उस घर में कुछ गलत काम होता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब अगर मेरा शोहर नाराज भी हुआ, मैं तब भी यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। ये फैसला करके मैं घर गई और शोहर को अपना फैसला सुना दिया तो मेरा शोहर गुस्सा हो गया और इसके बाद जो बोला, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोला कि अगर तुमने यहाँ से नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं दंग रह गई कि वो इतनी सी बात पर तलाक देने की बात कर रहे हैं, पर वो अपना हतमी फैसला सुना चुके थे। इसलिए मैं मजबूर हो गई। मैं मजबूर होकर अगले दिन वापस नौकरी पर गई और इस बार किसी मुलाजिम से भी ज़रूरत से ज़्यादा बात ना की और मालकिन के कहने के बावजूद मैं उनके आने से पहले घर आ जाती। लेकिन फिर वो भी खामोश हो गई। छुट्टी वाले दिन मुझे देखती रहती पर कुछ ना कहती, मुझसे बात भी ना करती, लेकिन हर वक्त मुझे देखती रहती। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। सब नॉर्मल हो रहा था। जब मेरे साथ कुछ गैर मामूली होने लगा, मैं काम पर जाती और काम शुरू ही करती कि अचानक मुझे नींद आने लगती और मैं जहाँ होती वहीं की वहीं सो जाती और जब आंख खुलती तो खुद को किसी कमरे में बिस्तर पर पाती। मेरे साथ एक मुलाजमा होती और मेरे पूछने पर कहती कि मैं कमजोरी से बेहोश हुई हूँ, जबकि मुझे याद आता कि मुझे अचानक नींद आई थी। एक दिन तो मेरा वहम हो सकता था, लेकिन ये रोज होने लगा। यहाँ आते ही मैं बेहोश हो जाती। एक दिन मैं बेहोश हुई तो शाम तक मुझे होश ना आया। मेरी मालकिन आई तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कहा वो सुनते ही मैं दंग सी रह गई। डॉक्टर कह रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनते ही मेरी मालकिन का चेहरा खिल गया।
जबकि मैं एकदम शिद्दत से रोने लगी। मुझे अचानक रोते देखकर मेरी मालकिन परेशान हो गई और मुझसे वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कैसे माँ बन सकती हूँ क्योंकि मेरा शोहर तो बांझ है। ये सुनते ही सब चौंक गए। मेरी सास का चेहरा एकदम रंग बदल गया। मैंने कहा, मेरे शोहर के अलावा भी कोई मेरे करीब नहीं आया। मैं बाकिरदार हूँ, लेकिन जब से यहाँ नौकरी कर रही हूँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मेरा ये कहना था कि मेरी मालकिन का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि रोज़ यहाँ मैं खुद ब खुद सो जाती थी। उसके बाद ये सब हो गया। मेरा शोहर तो मुझे तलाक दे देगा। मेरी बातें सुनते ही मेरी मालकिन ने मुलाजमा को अजीब सा इशारा किया और मुझे खौफ महसूस हुआ अपनी मालकिन से, जो अचानक मुस्कुराई और मुस्कुराती हुई कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई और मैं अंदर बैठी रोने लगी। उन्होंने मुझे घर ना जाने दिया और कहा, अपने शोहर को फ़ोन करके यहीं बुलवा लो या उससे कहो तुम कल आओगी। मैं डर गई और अपने शोहर से जो मालकिन ने बोला वो कह दिया तो ये देखकर मुझे शदीद झटका लगा कि मेरे शोहर ने मुझे कुछ ना कहा और बोला रुक जाओ। मैं मज़ीद परेशान हो गई। शाम को वही डॉक्टर दोबारा आया और मेरा दोबारा चेकअप करते ब्लड सैंपल लिया और बाकी काम करके चला गया। मैं कमरे में अकेली थी। एक बार फिर मुझ पर नींद का गुलबा तारी हुआ और मैं सो गई। अगले दिन डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दी तो मेरी मालकिन की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उन्होंने कहा, वो सुनते ही मेरी जान निकल गई क्योंकि वो डीएनए तो मेरी मालकिन के शोहर। मेरा नाम सुरैया है। मैं अपनी इकलौती खाला के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप नहीं थे और मेरी खाला का भी मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरी खाला एक कंपनी में नौकरी करती थी और उनके पीछे मैं घर संभालती थी। मेरी खाला की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिमाग में ट्यूमर है और वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। ये सुनते ही मैं ज़ारो कतार रोने लगी और मेरी खाला को मेरी फिक्र लग गई। उन्होंने अपने किसी कुलीग के सामने सारा मसला रखा और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने किसी दोस्त से लगा दिया जिसे ना मैं जानती थी ना ही मेरी खाला। मेरी खाला जो ज़िंदगी के आखिरी दिन जी रही थी, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरा निकाह सादगी से कर दिया। जिससे मेरा निकाह हुआ वो शख्स बहुत अजीब था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करता और सिर्फ इतनी ही बात करता जितनी ज़रूरत होती। घर भी अच्छा खासा था और उसकी जॉब भी अच्छी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझसे कभी औलाद की डिमांड ना करना क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता और ये कभी मत सोचना कि तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी। मैं दंग रह गई कि वो इतनी सफाकी की बातें कितने आराम से बोल रहा है, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास कोई सहारा ना था। मैं बेसहारा थी। मैंने अपने शोहर की बात मान ली। मेरा शोहर सिर्फ रात के पहर मेरे पास कमरे में आता, वरना दिन में पलट कर भी ना देखता। मेरा दिल अंदर से दुखता। फिर अचानक मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। वो मुझसे मीठे शहद जैसे लहजे में बात करने लगा, मेरी परवाह करने लगा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अचानक ऐसा क्या हो गया जब वो एक दिन अचानक बोला कि मैं चाहता हूँ तुम नौकरी करो। उनकी बात सुनते ही मैं हैरत से उन्हें देखने लगी और पूछा, मैं क्या नौकरी करूं भला? मुझे नौकरी देगा कौन? मेरे पास ना तालीम है, ना हुनर, ना तजुर्बा। तो वो बोले, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। मैंने कहा, मैं नौकरी नहीं करना चाहती। तो वो गुस्से से बोले कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, जबकि उन्हें तो नौकरी की ज़रूरत भी ना थी। लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती मुझे एक बंगले के बाहर छोड़ गए और बोले, अंदर जाकर बोलना तुम केयर टेकर की नौकरी के लिए आई हो, यहाँ ज़रूरत है। मैंने बेबसी से शोहर को देखा पर उनके गुस्से से घूरने पर अंदर चली गई। अंदर गई तो हैरान रह गई कि अंदर नौकरों की चहल पहल थी। मुझे यकीन हो गया कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी जब वहाँ एक उम्र रसीदा नफीस सी खातून आई और मुझसे चंद एक सवाल करके मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं हैरान हुई। जब मैंने ये बात घर आकर अपने शोहर को बताई तो वो खुश हो गए और उस दिन मेरी बहुत तारीफ की, मुझे प्यारी प्यारी बातें की। मैं भी बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मुझे उस नौकरी से डर लगने लगा तो मैं जब भी नौकरी छोड़ने की बात करती मेरे शोहर घबरा जाते और मुझे नौकरी छोड़ने से सख्ती से मना कर देते। और अब जो मेरे साथ हुआ था वो बहुत बुरा था। मैं हामला हो गई थी और मुझे अपने पेट में पलने वाले बच्चे का बाप का ही नहीं पता था। जब डीएनए की रिपोर्ट देखते ही मेरी मालकिन के मुंह से निकला कि ये तो हमारा ही खून है। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। लेकिन मेरी मालकिन ने मुझे धोखा दिया कि मैं कहीं नहीं जा सकती और अगर गई तो वो मेरे शोहर को बता देंगी। मुझे 1 हफ्ते तक यहीं रहना होगा। मैं बुरी तरह खौफजदा थी, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन यहाँ रुकना भी मेरी मजबूरी बन गई थी।
2 दिन गुजर चुके थे पर मेरी मालकिन मुझे जाने नहीं दे रही थी और हैरत अंगेज तौर पर मेरे शोहर को भी एतराज़ ना था। मेरी मालकिन ने मुझे बेड से नीचे कदम रखने से भी मना किया था। मेरे बराबर में रखा मेरा मोबाइल बजा देखा तो अनजान नंबर था। मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन की दूसरी तरफ मेरी पड़ोसन थी। उसने मेरी खैर खैरियत पूछी। उसके बाद उसने जो बात मुझे बताई, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया। मैं बिस्तर से उठी और जल्दी से बाहर निकली। मुलाजमा मुझे रोकने लगी लेकिन मैं बाहर निकल आई। पड़ोसन ने जो बताया उसे सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरा शोहर कुछ बहुत गलत कर रहा है। मेरी पड़ोसन ने बताया कि जब से मैं घर पर नहीं हूँ रोज़ एक औरत मेरे घर आती है और तुम्हारा शोहर उसे अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और अभी भी वो औरत तुम्हारे घर में तुम्हारे शोहर के साथ है। मैं उसी वक्त बाहर निकली, ड्राइवर को मुझे घर ले जाने का कहा और मुझे मेरे घर ले आया। 20 मिनट का रास्ता मैंने बहुत मुश्किल से काटा और जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो मेरे कदम ठिठक गए क्योंकि मेरे घर के बाहर भी एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को मैं बखूबी पहचानती थी। वो गाड़ी तो मेरी मालकिन की थी। मैं भागती हुई अंदर गई। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा सर चकरा गया क्योंकि मेरा शोहर मेरी मालकिन के करीब उनकी गोद में सर रखे लेटा था और वो मेरे शोहर के सर में हाथ फेर रही थी। मैं सुर्ख अंगारा होती आंखों से उसे घूरने लगी। जब वो दोनों एकदम घबरा कर उठ गए, मेरे शोहर ने कुछ बोलना चाहा। जब मैं ज़ोर से चिल्लाई, मेरा खून शरियाने फाड़ने के दर पे था। मैंने अपने शोहर से कहा, एक लफ्ज़ मत कहिएगा। ये थी वजह मुझे वहाँ नौकरी से ना हटाने की। दौलत की पट्टी आंखों पर ऐसी बंधी कि जो उन सब का फ़र्क भूल गई। मेरा कहना था कि मेरी मालकिन और मेरे शोहर का रंग सुर्ख हो गया। फिर मैंने हकारत से रुख अपनी मालकिन की तरफ किया और कहा कि ये वजह थी हर मुलाजमा को घर बसाने की, सबके शोहरों के साथ। मेरा जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था जब मेरे शोहर ने आगे बढ़ते ही मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और मेरा मुंह दबोच कर गुस्से से बोले, एक बकवास और मत करना वरना जान से मार दूंगा। मेरी माँ है ये। शोहर की बात सुनते ही मुझे धचका लगा। उन्होंने मुझे झटके से छोड़ा कि मैं गिरने ही लगी थी। मेरी मालकिन ने मुझे थाम लिया और मेरे शोहर पर चिल्लाई। मेरा शोहर गुस्से से बाहर निकल गया। मैं रोने लगी। मेरी मालकिन ने मुझे बेड पर बिठाया, पानी पिलाया और मुझे सब कुछ बताने लगी, जिसे सुनते ही मैं सुन रह गई। मेरे शोहर का नाम अनवर था। उनके वालिद का नाम रब नवाज। मेरी सास का नाम परवीन था। मेरे ससुर कामयाब बिजनेसमैन थे और मेरी सास यूनिवर्सिटी में टीचर थी। मेरी सास और मेरे ससुर की शादी उनके वालिदैन की पसंद की थी। शादी के बाद दोनों खुश थे लेकिन मेरे ससुर गुस्से के बहुत ज्यादा तेज थे। वो बात बात पर मेरी सास पर गुस्सा करते और अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता तो हाथ भी उठाते। मेरी सास मेरे ससुर से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए बहुत साल मेरे ससुर को बर्दाश्त किया, पर मेरे ससुर ने हाथ उठाना ना छोड़ा और उनका हाथ मजीद खुल गया। शादी के 2 साल मेरे ससुर को बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने खुला लेने का फैसला किया, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ जब मेरी सास ने खुला लेने का फैसला किया तब वो हामला हो गई और फिर मेरे ससुर उन्हें मना कर घर ले आए और मेरी सास पर हाथ उठाना छोड़ दिया। मेरी सास ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। जब उनके यहाँ पहली और आखिरी औलाद मेरी शोहर पैदा हुए और मेरे शोहर की पैदाइश पर मेरी सास ससुर ने बहुत खुशियाँ मनाई क्योंकि बहुत दुआओं के बाद में ये खुशखबरी मिली। और जब मेरी सास ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और सारा वक्त घर में अनवर के साथ गुजारने लगी, लेकिन वही मिसाल थी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और ऐसा ही कुछ मेरी सास के साथ हुआ था। जब मेरे शोहर 3 साल के हुए तो मेरे ससुर ने फिर से पुराना गुस्से वाला रूप इख्तियार कर लिया। वो मेरी सास पर हाथ उठाने लगे और इस बार मेरी सास ने मेरे शोहर की मोहब्बत में कुर्बानी दी। वक्त गुजर गया और मेरे शोहर जवान हो गए। मेरे ससुर ने मेरी सास पर हाथ उठाना भी छोड़ दिया। मेरे शोहर अपनी फुप्पो की बेटी को पसंद करते थे और वो घर में भी सबको पसंद थी, इसलिए सबकी बाहिमी रजामंदी और खुशी से मेरे शोहर की शादी उनकी फुप्पो की बेटी से हो गई। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन मेरे शोहर भी मेरे ससुर की तरह निकले। बात बात पर गुस्से से पागल हो जाता, चीखना चिल्लाना और हाथ उठाना। लेकिन शादी के 3 माह बाद ही मेरे शोहर की पहली बीवी हामला हो गई। सब खुशियों के इस खजाने की पैदाइश का इंतजार करने लगे। मेरे शोहर ने अपनी पहली बीवी से वादा किया कि वो हाथ नहीं उठाएंगे। उनके बच्चे की पैदाइश में 1 महीना रहता था। उनकी बीवी का हमल 8 माह का हो चुका था जब मेरे शोहर और उनकी पहली बीवी के दरमियान बहस हो गई। मेरे शोहर ने गुस्से में उसका हाथ झटका तो सीढ़ियों के पास खड़ी थी लड़खड़ा गई, अपना वजन बरकरार न रख सकी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। घर में कोहराम मच गया। वो और बच्चा दोनों मर गए। ये सदमा मेरे शोहर के साथ सबके लिए गहरा था।
3 दिन बाद जब मेरे ससुर इस शौक से बाहर निकले तो मेरे शोहर से हर रिश्ता ख़त्म करते उन्हें घर से निकाल दिया। उनको घर से निकाल कर रोते हुए अंदर आए ही थे कि बेहोश हो गए। अस्पताल लेकर गई तो मालूम हुआ दिमाग की नस फट गई है और बहुत कम चांसेस हैं बचने के, लेकिन फिर वो बच गए, लेकिन कोमा में चले गए। मेरे शोहर को सदमे पर सदमा मिला और बतौर सज़ा उन्होंने अपनी दुनिया तन्हा कर ली। 1 साल के बाद उनके दोस्त ने उनकी शादी पर जोर देते ज़बरदस्ती उनकी मुझसे शादी करवा दी। पहली औलाद को कत्ल का रोग जहन से गया नहीं था, इसलिए मुझे औलाद के लिए मना कर दिया। माँ बाप का कोई और सहारा न था, वो पल पल तड़पते थे, इसलिए मुझे वहाँ भेजते और बातों बातों में नामहसूस तरीके से सारी खबरें मुझसे लेते। एक पूर्ण रौनक घर अचानक बिल्कुल वीरान हो गया था। मेरी सास का दम घुटता था, इसीलिए मेरी सास घर में मुलाजमीन भरती जाती ताकि घर हर वक्त भरा रहे और उनको ज्यादा अजियत ना हो। उन्होंने मेरे शोहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो ना जाने कहाँ छुप गए। मेरी सास बिलक बिलक कर तड़पती थी, इसलिए मुलाजमों से गुफ्तगू करती थी, उन्हें अपने पास रखती थी ताकि तन्हाई उन्हें ना मारे। लेकिन जब मेरे रोने पर उन्होंने मेरे डीएनए की रिपोर्ट देखी तो दंग रह गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्हीं का खून था, यानी उनके बेटे का डीएनए। इसके बाद मुझे घर पर रखकर वो ड्राइवर से मेरा घर पूछ कर मेरे घर गई तो उनका शक यकीन में बदल गया। मेरा शोहर ही उनका बेटा था। उन्होंने मेरे शोहर को बहुत मनाया पर वो वापस आने पर ना माने कि इस घर में उनकी पहली बीवी की यादें और उसकी आखिरी चीखें हैं। वो रोते हुए बता रही थी और मैं भी उनके साथ रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। रात मेरे शोहर वापस आए तो मेरी सास ने उन्हें मेरे हामला होने का बताया। वो चौंक गए, फिर नम दीदा हो गए। मेरी सास ज़बरदस्ती मनाकर हमें अपने साथ ले गई और फिर वो कमरा खोला जिसमें जाने का मेरा तजस्सुस था। उस कमरे में मेरे शोहर की पहली बीवी की और मेरे शोहर की तस्वीर थी। मेरे मना करने के बावजूद मेरी सास ने वो तस्वीर हटवा दी। मेरे शोहर का रवैया अब मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते। रात घंटों मेरे ससुर के खामोश वजूद से बातें करते हैं। मेरी सास का दिल अब मुझसे लग गया है और वो बहुत खुश हैं। इस बात को 1 साल हो गया। मेरी अब एक बेटी है जो मेरे शोहर की और मेरे सास ससुर की बहुत लाडली है। जी बिल्कुल, मेरे ससुर को होश आ गया, लेकिन वो चलने से मोहताज हो गए हैं। प्यारे लोगों, बेटा बाप का अक्स होता है। जो बच्चे अपने बुजुर्गों को करते देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए बच्चों की तरबियत में एक अहम चीज़ आपके घर का माहौल भी है।